This conference will now be recorded. नाउ गाइस स्टार्ट करते हैं। आज भी हम एक प्रोजेक्ट और करने वाले हैं एंड प्रोजेक्ट है डिप्लॉय वेबसाइट इन क्लाउड। वेट वेट गाइस, This conference will now be प्रोजेक्ट recorded. करते हैं। आज भी हम एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं एंड डिप्लॉय वेबसाइट करना चाहते हैं इन क्लाउड पे। उसमें हमें क्या क्या यूज करना है, उसमें आज हम यूज करने वाले हैं कस्टम EMI। आपको एक कस्टम EMI यूज करनी है, लोड बैलेंसर यूज करना है, ऑटो स्केलिंग यूज करनी है, रूट 53 यूज करना है। So now using with custom AMI, load balancer, auto scaling and route 53, यानी कि आज हम प्रोजेक्ट तो करने वाले हैं बट उस प्रोजेक्ट के अंदर हम ये 4 सर्विसेज का यूज करेंगे। इसके अलावा जो आपका यूज होना है वो आपका की पेयर भी यूज होना है, सिक्योरिटी ग्रुप, रीजन, जोन, VPCs, जो की पॉइंट्स हैं वो सब इंक्लूडेड है। गॉट इट? वो मैंडेटरी है बट 4 जो हैं ये मेन है, कस्टम EMI, लोड बैलेंसर, ऑटो स्केलिंग, रूट 53। पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इन सब चीज का हम यूज क्यों कर रहे हैं। नाउ कि अगर आप लोगों को बताओ कि हम लोगों ने एक लास्ट टाइम जो लैब करी थी, तो एक्चुअली होता क्या है कि अगर हम लोगों ने सर्वर बनाए थे, इफ यू रिमेंबर, विंडोज के सर्वर एंड लिनक्स के सर्वर हमने बनाए थे, और इस सर्वर पे अगर मैं वेबसाइट डिप्लॉय करता हूँ, डिप्लॉय अ वेबसाइट, नाउ द हर सर्वर की अपनी एक कैपेसिटी होती है। नाउ दिस सर्वर कैपेसिटी इज 1 लाख रिक्वेस्ट। ये सर्वर सिर्फ 1 लाख रिक्वेस्ट को ही क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है। नाउ कि अगर मेरी रिक्वेस्ट मोर देन 1 लाख आए तो क्या होगा, ये सर्वर मेरा डाउन हो जाएगा, रिस्पॉन्स करना बंद कर देगा। गॉट इट द पॉइंट? सेकंड पॉइंट आता है हमारा कि अगर मैं इसका सॉल्यूशन भी निकालता हूं, तो आई एम यूजिंग अ मल्टीपल सर्वर्स। मैं मल्टीपल सर्वर्स का यूज करता हूं एंड नाउ अटैच दिस ऑल सर्वर विद लोड बैलेंसर। तो लोड बैलेंसर का काम है डिस्ट्रीब्यूट ट्रैफिक, इक्वल ट्रैफिक टू मल्टीपल सर्वर्स। अगर मैं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से क्रिएट करता हूं, यानी कि डायरेक्ट ट्रैफिक मैं सर्वर पे ना मंगा के, इस वक्त मैं अपना जो ट्रैफिक है वो कहाँ पे रिडायरेक्ट करा रहा हूँ, लोड बैलेंसर पे। तो लोड बैलेंसर क्या करेगा कि कोई भी ट्रैफिक आपके पास आएगा तो आपके कुछ ट्रैफिक को सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3 और सर्वर 4 पे इक्वली ट्रांसफर कर देगा। तो इसमें क्या है कि अब आपके पास 1 लाख ना होके 4 लाख की कैपेसिटी है। तो अब अगर आपकी अब 1 लाख रिक्वेस्ट आती है तो क्या आपका नेटवर्क डाउन होगा? बट प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि अगर आपकी रिक्वेस्ट आती ही 25,000 या 50,000 है, उस केस में क्या हो रहा है? उस केस में वो जो 50,000 रिक्वेस्ट है उसको तो एक सिंगल सर्वर ही मैनेज कर सकता है, यस और नो? बट आपने उसके लिए कितने सर्वर लगाए यहाँ पे? तो ये प्रॉफिट है, लॉस है? तो ये भी एक हमें चैलेंज आ रहा है कि कंपनी तो जाएगी ना कि जब हमारा लोड ही नहीं है तो वाई तुमने 4 4 सर्वर क्यों लगा रखे। सिंपल सा है ना कि घर में जब आप अकेले ही बैठे हो तो 4 4 AC चलाने की जरूरत क्या है, यस और नो? बट कुछ लोग हैं जिनके पास फालतू पैसा है, तो मेरा नंबर सबके पास है, गूगल पे फोन पे चलता ही है, ठीक है ना? सो नाउ गाइस, सो पहली प्रॉब्लम तो ये है कि, दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि अगर आपका कोई सर्वर क्रैश हो जाता है तो आपका रिमेनिंग ट्रैफिक इन 3 सर्वर्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नाउ कि अगर आपके तीनों चारों सर्वर क्रैश हो जाए तो भी क्या होगा? रीजन है कि अगर आपका लोड 5 लाख आया, पहले एक सर्वर डाउन हुआ, रिमेनिंग लोड अदर 3 पे जाएगा, तो एक एक करके सारे सर्वर भी डाउन हो जाएंगे। इज इट पॉसिबल कि विद इन 3 मिनट आप नया सर्वर लगा सको? इतनी जल्दी हम नया सर्वर भी अटैच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सर्वर को ऑन होने में इससे ज्यादा टाइम लग जाएगा।
खासकर आप लोगों के लैपटॉप, इससे ज्यादा तो वही टाइम ले जाते हैं उन्होंने में। तो नाउ गाइस इस सारी प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट है दिस लैब, ये जो आज हम लैब करने वाले हैं इसमें इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। हम यूज करने वाले हैं ऑटो स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि आई एम जस्ट स्टार्टअप विद 2 सर्वर्स, यानी कि मैं मिनिमम 2 सर्वर से अपना स्टार्टअप करूंगा, यानी कि 2 लाख एंड अटैच विद लोड बैलेंसर। और मैं इन सर्वर्स को किसके साथ अटैच कर रहा हूं? लोड बैलेंसर के साथ। एंड नाउ आई एम अटैच स्केलिंग, मैंने इसके साथ क्या ऐड ऑन कर दिया? स्केलिंग मेथड ऐड करा है। अब स्केलिंग क्या करेगी? स्केलिंग जो वर्क करती है वो करती है कि अगर आपका सर्वर कोई भी क्रैश होता है तो उसकी जगह वो नया सर्वर ऑटोमेटिकली बना देंगे और लोड बैलेंसर के साथ अटैच कर देंगे। तो फेलियर वाली प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। दूसरा, अगर आपका लोड इंक्रीज होता है तो क्या करेगा? ऑटोमेटिकली नए सर्वर भी यहां पे क्या कर देंगे? क्रिएट कर देंगे। तो स्केलिंग में आप सेट कर सकते हैं कि आपके एक एक सर्वर ऐड हो, दो दो ऐड हो, चार चार ऐड हो, और कब ऐड हो, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन हम यूज करते हैं स्केलिंग के अंदर। एंड अगर मेरा लोड डिक्रीज होता है तो भी ऑटोमेटिकली क्या करें? सर्वर्स को रिमूव कर दे, और जो एक्टिव सर्वर्स हमने रखे हुए हैं वो एक्टिव सर्वर ही रहे। तो यानी कि अब आपका अगर लोड इंक्रीज हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली, अगर 1 घंटे के लिए लोड इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या करेगा? क्रिएट अ न्यू सर्वर। वो ऑटोमेटिकली न्यू सर्वर यहाँ पे क्रिएट कर देगा आपके लोड के अकॉर्डिंग। और अगर आपका लोड डिक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा? उस सर्वर्स को रिमूव करना स्टार्ट कर देगा। और जो भी एक्टिव सर्वर्स आपने रखे हैं वो सिर्फ 2 ही सर्वर्स को एक्टिव रखेगा। और उसमें भी हमने कंडीशन डाली है कि मिनिमम 2 एक्टिव सर्वर्स तो चाहिए ही चाहिए मेरे को। दैट मीन्स कि अगर ये सारे का सारे सर्वर क्रैश भी हो जाते हैं तो भी वो ऑटोमेटिकली 2 तो बनाएगा ही। ये हमने उसमें कंडीशन एड ऑन करी है कि मुझे एक्टिव 2 सर्वर ऑलवेज 24/7 चाहिए। बाकी के सर्वर्स कब चाहिए? जब मेरा लोड इंक्रीज होता है। दिस इज कॉल्ड अ ऑटोमेशन। तो यहाँ पे हम इस स्टेप्स का ऑटोमेशन कर रहे हैं। अब गाइस यहाँ पे चैलेंज आता है कि अभी तक हम लोगों ने जो लैब करी थी उसमें हमने करा था कि हम लोगों ने अपने लिनक्स के सर्वर बनाए थे, विंडोज के सर्वर बनाए थे। वेबसाइट आज हम डिप्लॉय करेंगे। सो वेबसाइट जब डिप्लॉय करेंगे तो हम वेबसाइट मैनुअली डिप्लॉय करेंगे। अभी तक हमने जो भी करा था उसमें मैनुअली वेबसाइट क्या करते? गो टू लॉग इन विद सर्वर, इंस्टॉल IIS सर्विस एंड कॉपी एंड पेस्ट द वेबसाइट। जो भी वेबसाइट हमें पब्लिश करनी है वो वेबसाइट हम मैनुअली पब्लिश करते थे। अब चैलेंज क्या आ रहा है कि जिस सर्वर पे वेबसाइट मैंने पब्लिश करी वो तो डिलीट हो गया। तो जो सर्वर ऑटोमेटिकली बनेगा वो पहले सर्वर की मिरर कॉपी होनी चाहिए, तभी सेम चीजें आएंगी। तो मिररिंग कैसे होगी? उसके लिए हम यूज करते हैं कस्टम AMI का। गॉट इट? कस्टम AMI का यूज करते हैं मिररिंग के लिए। लोड बैलेंसर का यूज कर रहे हैं हम ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कि जितने भी सर्वर्स मेरे अटैच होंगे, 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, 1000 हैं, सब पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें। ऑटो स्केलिंग का हम यूज कर रहे हैं कि ऑटो डिप्लॉयमेंट के लिए, कि अगर मेरा कोई फेलियर हो रहा है, लोड इंक्रीज हो रहा है, लोड डिक्रीज हो रहा है, तो वो मेरे सर्वर्स को अपनी नीड के अकॉर्डिंग मैनेज कर सके। रूट 53 का यूज करते हैं कि हम अपनी कंपनी के नेम से एक्सेस करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट को। लाइक आप वेबसाइट चाहते हैं, आपने कोई वेबसाइट बनाई है और आप उसको अपनी नेम से एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं रूट 53। नाउ द की पेयर का यूज क्यों कर रहे हैं? फॉर अ जनरेट द पासवर्ड। आपको अपने सर्वर्स का पासवर्ड जनरेट करना है तो थ्रू की पेयर। सिक्योरिटी ग्रुप का यूज क्यों करा जा रहा है? अलाउ अ प्रोटोकॉल्स, कि आपको जो भी सर्विस अलाउड करने से उससे रिलेटेड आपको प्रोटोकॉल्स भी क्या करने पड़ेंगे? अलाउड करने पड़ेंगे। क्लियर हो रहा है? कुछ कल भी बताया था आपको, सेम ही टॉपिक्स आज रिपीट होना है, सिर्फ आगे की कुछ चीजें ऐड ऑन करेंगे। क्लियर गाइस? दिव्यांश, कपाली, मानविंदर, जाहिद, Yes, sir. Yes, sir. is everyone, is it clear? Yes, sir. Now Yes, guys, sir. so आज भी सेम ही टॉपिक रिपीट कर रहे हैं जो हमने लास्ट क्लास में करा था,
ठीक है, फर्स्ट क्लास में, यानी कि वही सारी चीजें यहाँ पर भी ऐड ऑन है। बट उससे पहले मैं आपको कुछ और चीजें ऐड ऑन कर देता हूँ, जो चीजें नई मैंने यहाँ पर आज ऐड करी है। नाउ कस्टम EMI, हम बात कर रहे हैं EMI की। तो EMI का मतलब होता है Amazon मशीन इमेज। EMI द अदर नेम इज ऑपरेटिंग सिस्टम। और EMI का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। देयर इज टू टाइप्स ऑफ EMIs। हमारे पास दो टाइप्स की EMIs होती हैं। एक EMI होती है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट EMI प्रोवाइड बाय AWS। और एक EMI होती है कस्टम, क्रिएट बाय यूजर, जो आप क्रिएट करोगे। लाइक कि आप मार्केट से एक ऐसा लैपटॉप लेके आए जिसमें आपने क्या करा, ऑपरेटिंग सिस्टम डाला, मैनुअली आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करा। उसके बाद आपने अपनी नीड के अकॉर्डिंग VLC मीडिया प्लेयर, MS ऑफिस, जावा और अदर वीडियो गेम्स और जो भी सारी चीजें चाहिए वो सारी की सारी चीजें आपने अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्या करी है, उसके अंदर इंस्टॉल करी है। यस और नो? मैं कहता हूं कि आपको ये पूरा प्रोसेस करने में अपने लैपटॉप में 2 आवर्स लग गए। एक सिंगल लैपटॉप में MS ऑफिस, जावा, वट जो भी सॉफ्टवेयर आपकी नीड के अकॉर्डिंग है, सारे सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह इंस्टॉल करने में आपको 2 आवर्स एक लैपटॉप रेडी करने लगे। नीड 100 लैपटॉप, मुझे 100 लैपटॉप चाहिए अब, और सारे लैपटॉप इसी की मिरर कॉपी होनी चाहिए। तो कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? तो ज्यादा टाइम ही तो बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन करो ना, बीटेक करा है ना। 100 मल्टीप्लाई 2, 2 घंटे। तो अगर इतनी देर में आप 100 कंप्यूटर किसी कंपनी में दोगे तो वो आपको नौकरी पे रखेगी? क्योंकि एक दिन में काम तो 8 घंटे ही होता है। कभी नहीं सर। तो क्या सोल्यूशन है इसका? अगर मैं आपको ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम दे दूं जिसके अंदर ये सारी की सारी चीजें इनबिल्ड हो, और OS इंस्टॉल करने में आपको जितना टाइम लग रहा है, आपको सिर्फ OS इंस्टॉल करना है, उतने में ही आपके सारे के सारे सर्वर्स रेडी हो जाएंगे। यानी कि अब आपको मैनुअल कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत। तो OS इंस्टॉल करने में अगर आपको आधा घंटे लग रहा है, यानी कि आधा घंटे में आपका OS भी इंस्टॉल हो गया, प्लस वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो गए। तो टाइम सेविंग होगी। बट क्लाउड जब भी आप रियल टाइम में करते हो फिर भी वहां पे चैलेंज है। बट क्लाउड आपको ऑप्शन देता है कि मैंने आपको बताया था कि जब मैं वर्चुअल मशीन डिप्लॉय कर रहा था तो लास्ट में ऑप्शन आ रहा था नंबर ऑफ इंस्टेंस। आपको 1 चाहिए, 2 चाहिए, 4 चाहिए, 10 चाहिए, 100 चाहिए, आप वहां पे जितने नंबर डालेंगे उतने इंस्टेंस आपके डिप्लॉय हो जाएंगे। तो अगर मेरा एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया जिसके अंदर सारी चीजें मैंने इनबिल्ट कर दी, और अब मैं उससे अपना सर्वर बनाता हूं, और अपना सर्वर बनाने के बाद मैं नंबर ऑफ इंस्टेंस में एक की जगह 100 कर देता हूं। तो अगर मेरा एक सर्वर 1 घंटे में बन रहा है तो 100 सर्वर कितने देर में बनेंगे? 1 आवर के अंदर ही वो मेरे को 100 सर्वर्स बना के दे देगा। रीजन क्या है दोनों वर्क में कि एक में मैं क्या करूंगा कि मैं पहले सर्वर्स बनाऊंगा, फिर हर सर्वर को लॉगिन करूंगा, फिर हर सर्वर पे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करूंगा, तो मेरा टाइम लगेगा। लेकिन अब मुझे ना तो किसी सॉफ्टवेयर सर्वर को लॉगिन करना, ना कुछ करना, क्योंकि मैं ऐसा इमेज यूज कर रहा हूं जिसके अंदर वो सारी की सारी चीजें क्या है, इनबिल्ड है। सिंपल सी बात है कि आपने एक हल्दीराम की थाली ऑर्डर करी है तो थाली में सब कुछ लगा आया है, और एक है कि आप खाली थाली लेके जा रहे हो और खुद से सामान डाल के ला रहे हो। तो दोनों में टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? यस और नो? सो वही कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है हम एक सर्वर मैनुअली रेडी करेंगे और फिर उसकी क्लोनिंग करेंगे। यानी कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपको नोट्स बनाने हैं और एक पेज में लिख रहा है हेलो इंडिया, एक कैंडिडेट एक पेज में हेलो इंडिया लिखने में 1 मिनट लेता है। अब मैं कहता हूं कि आपको ऐसे 100 पेजों में लिखना है तो 100 मिनट्स लगेंगे। बट अगर मैं कह देता हूं सेम ही तो लिखना है, फोटोकॉपी करा लो, तो शायद 2 मिनट में आपका काम हो जाएगा। यस और नो? तो कुल मिला के है कि यहाँ पे हम जो सर्वर बना रहे हैं उसकी एक कॉपी क्रिएट करेंगे,
और वो जो कॉपी क्रिएट करेंगे वो इमेज की फॉर्मेट में आएगा और हम उस इमेज को यूज करेंगे। तो अगर हम उस इमेज को यूज करेंगे तो सारी की सारी चीजें पहली वाले की ही कॉपी बनेगी। यस और नो? जैसे आप लोग एग्जाम रूम में बैठते हैं, एक ने जो आंसर लिखा है वही सबका होता है। यस और नो एवरीवन? है ना? एक भी मना नहीं कर रहा, नो सर। यस सर। चलो, सो हाउ टू क्रिएट कस्टम एमआई। सो कस्टम एमआई करने के लिए सबसे पहले हमें अपने सर्वर्स को डिप्लॉय करना पड़ेगा। और सर्वर को डिप्लॉय करने के लिए आपको पता है कि सबसे पहले वी हम गो टू द पोर्टल एंड क्रिएट अ की पेयर। अगर मैं विंडोज के सर्वर बना रहा हूं सो वी नीड अ विंडोज की पेयर। सो आई एम जस्ट गो टू द सिंगापुर लोकेशन। आज हम अपनी लोकेशन चेंज कर लेते हैं एंड आई एम ऑलरेडी क्रिएट अ की पेयर। मैंने ऑलरेडी की पेयर यहाँ पे बनाया हुआ है। द की पेयर नेम इज लाइक अ DevOps Linux की, और either I am create a one more key in a like DevOps -WINDOWS Windows की। तो गैस सबसे पहले मैंने अपना की पेयर करा, यानी कि मैं जो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट बनाने वाला हूँ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर पे बनाने वाला हूँ। तो स्पैम एक्सटेंशन की हमारी यूज होती है विंडोज के लिए, जो मैंने आप लोगों को सबको बताई है। सेकेंड पॉइंट इज कमिंग सिक्योरिटी ग्रुप। Click on security group, create security group, and now I am creator like a scaling security group. Got it? मैंने यहाँ पे नाम दे दिया इसका scaling security group and allow protocols select a default VPC। एक नेटवर्क होता है जो कि डिफॉल्ट VPC होता है, हर रीजन में आपको मिलेगा। एंड आउटबाउंड और इनबाउंड रूल होते हैं। I'm just click on add rule। और यहाँ पर गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं रूल ऐड करा रहा हूँ ऑल ट्रैफिक। तो अगर आपकी अभी स्टार्टअप है तो आप भी यहाँ पे क्या करिए, ऑल ट्रैफिक ही करिए, IPv4 एंड ऑल ट्रैफिक फॉर IPv6। यानी कि इसके अंदर आपके सारे के सारे प्रोटोकॉल्स अलाउड हो जाएंगे। अदरवाइज यू कैन अलाउड एज पर द रिक्वायरमेंट, जो आपकी नीड है आपको रियल टाइम में वही अलाउ करना है। एंड नाउ क्लिक ऑन क्रिएट। तो मैंने एक की पेयर बनाया, एक सिक्योरिटी बनाया है। मैंने अपनी लोकेशन क्या सिलेक्ट करी हुई है, रीजन सिंगापुर। नाउ आई एम जस्ट गो टू इंस्टेंस। अब मैं एक मैन्युअली सर्वर रेडी कर रहा हूं और उस सर्वर पे वो सारी की सारी चीजें अपलोड करूंगा जो मुझे स्केलिंग के टाइम पे रिक्वायर्ड है। नाउ क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस AMI। सो मैं विंडोज का बनाने वाला हूं, सो आई एम सिलेक्ट अ विंडोज 2012 सर्वर, T2 micro hardware type, key pair I am select DevOps Windows key, networking I am deploy in a zone A। So 3 zones hai, I am deploy in zone A। Enable a public IP, security group select the existing security group, 30 GB space। Now the number of instance कितने बनाना चाहता हूं मैं, एक ही बनाना चाहता हूं अभी। Now click on launch instance। और गाइस ये मैंने अपना सर्वर यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम? जिसने नहीं करी लैब प्रॉब्लम सिर्फ उसी को आएगी, जिसने लैब करी है उसको 1% प्रॉब्लम नहीं आनी, क्योंकि इतना टफ काम ही नहीं है, हार्डली 5 मिनट्स। बट आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स के तो अभी तक अकाउंट नहीं बने हैं, जिनके बन गए हैं उनके सस्पेंड पड़े हुए हैं, ठीक है ना, दोबारा उनके बन नहीं रहे हैं। यस और नो? क्या करें, पेड सर्विस ले ले, बनाओ बनाओ दोबारा बनाओ, मेल आईडी नया यूज करो, फोन नंबर नया यूज करो, हो जाएगा। हाँ जी, फोन नंबर नया यूज करो, क्योंकि पहला वाला तो आपका उसने पकड़ लिया है, उसे पता लग गया है कि जो पहली बार गलती कर सकता है वो दोबारा भी कर सकता है। गलती तो नहीं हुई तभी तो सस्पेंड हुआ। प्रॉपर ऑन होने से पहले आपने वही प्रोसेस कर दिया भाई। बैकएंड में हर अकाउंट ट्रैक होता है भाई। देखो कोई किसी की आप सर्विस ले रहे हो ना, एक्चुअली क्या है वहां पे सारी सर्विसेज फ्री नहीं है। आप काम करोगे फिर भी आपका थोड़ा बहुत बिल बनेगा ही बनेगा।
अब आपने उसका पेमेंट मेथड ही खोल दिया ना, तो बट वो थोड़ी ना है भाई। अगर एक बार किसी के नाम एफआईआर हो जाए तो उसको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है? फोन नंबर चेंज करना, मैं कह तो रहा हूँ, ट्राई कर दोबारा से। करो डॉक्यूमेंट्स, करो अपलोड। आप लोगों के स्टूडेंट अकाउंट तो नहीं है? ट्राई करो कोई सेविंग अकाउंट वगैरह या प्राइवेट बैंक का अकाउंट हो, या पेटीएम का डेबिट कार्ड यूज कर। पेटीएम से इन लोगों का ही बना हुआ है। हाँ कोई नहीं, दोबारा से बनाओ। चलिए गाइस, करते हैं उसको, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम बाद में सॉल्व करेंगे। नाउ गाइस, यहाँ पे अब आपके पास आ रहा है कि मैंने ये सर्वर बनाया। नाउ लॉग इन विद दिस सर्वर, सिलेक्ट एंड देन क्लिक ऑन कनेक्ट आरडीपी। एंड देखिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आता है, यूजर नेम इज एडमिनिस्ट्रेटर जो कि विंडोज का है, एंड पासवर्ड इज अ गेट पासवर्ड एंड ब्राउज एंड अपलोड अ की पेयर एंड डिक्रिप्ट। ये मेरे सर्वर का पासवर्ड आ गया। नाउ डाउनलोड द रिमोट डेस्कटॉप फाइल, कनेक्ट एंड गिव द पासवर्ड। तो या तो आप पब्लिक आईपी से भी एक्सेस कर सकते हो या इस फाइल के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। एंड नाउ कि ये मेरा पहला सर्वर हो गया। अब सबसे पहले मुझे यहाँ पर चेंज करना है अपने सर्वर का पासवर्ड। गॉट इट? क्योंकि पहला है कि अगर आपने पासवर्ड चेंज नहीं करे, सिंपल सा है कि आज मैंने किसी ताले को लॉक करके दिया है, तो वो किस चाबी से खुलेगा? जिससे मैंने लॉक करा है, यानी कि मेरी मशीन का पासवर्ड ये है जिससे मैंने अभी ओपन करा है। अब मैं अगर इसी की कॉपी बनाऊंगा तो मुझे उन कॉपीज जितनी भी बनेंगी तो उनकी कीज भी तो आपको देनी होगी, यस और नो? सो अगर मैं इसकी पासवर्ड नहीं दूंगा तो आप उसको ओपन ही नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं अपना कस्टमाइज पासवर्ड सेट कर लेता हूं कि मुझे बार बार की पेयर की जरूरत ना पड़े। तो अगर आप अपना पासवर्ड चेंज कर लेते हैं तो डोंट रिक्वायर्ड की पेयर। की पेयर को आपकी नीड पड़ती है जब भी आप डिफॉल्ट एएमआई यूज करते हैं प्रोवाइड बाय द एडब्ल्यूएस। तो एडब्ल्यूएस ने जो एएमआई प्रोवाइड कराई है तब आपको की पेयर की नीड पड़ती है। तो नाउ मैं यहाँ पे सिर्फ 3 काम करने वाला हूँ, चेंज पासवर्ड, इंस्टॉल वेब सर्वर सर्विस IIS, and deploy website and create some folders and file। तो सपोज करिए दिस इज माय डेटा, मैं यहाँ पे डेटा रख रहा हूँ। सपोज करिए मेरा डेटा हो गया, क्योंकि इस मशीन को मैं डिलीट कर दूंगा। देन आई एम जस्ट गो टू रन मेनू एंड हाउ टू चेंज पासवर्ड, गो टू कमांड प्रॉम्प्ट, नेट स्पेस यूजर, यूजर का नाम क्या था? एडमिनिस्ट्रेटर, एंड पासवर्ड इज AHD@1234। और मैंने अपनी मशीन का पासवर्ड चेंज कर दिया। एंड 18 और गई थी, मैंने अपनी मशीन का पासवर्ड चेंज कर दिया। पहले तो एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड मैंने अब चेंज कर दिया। लाइक सेम है कि आपको नेट बैंकिंग से आप लॉगिन हो, उसके बाद आप जो मर्जी पासवर्ड। सेकेंडली फाइल बना दी। नाउ हम इंस्टॉल अ वेब सर्वर सर्विस, गो टू द सर्वर मैनेजर, ऐड रोल एंड फीचर्स, and select web server IIS, next and install। ये चीजें भी हम लोगों ने करी हुई हैं। नाउ कॉपी द वेबसाइट, मैं एक वेबसाइट कॉपी कर लेता हूँ। either you can download website through a तो मेरे पास कुछ वेबसाइट डाउनलोड है ना। नाउ आई एम जस्ट कॉपी दिस वेबसाइट
जो भी वेबसाइट्स आपके पास बनी हो या आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से, पुराने लेक्चर की वीडियो देखना। नहीं है तो तुम सब तो सीएस के स्टूडेंट हो, बनाओ वेबसाइट। सारे नहीं है वो गूगल से बनाओ, नहीं है ना तो नोटपैड में जाके कुछ भी नाम लिख देना और उसको सेव करना index.html नाम से, index.html नाम से सेव कर देना। तो नाउ क्लिक ऑन कट। अब गाइस जो मैंने ये वेबसाइट कॉपी करी है इसको मुझे किस लोकेशन पे सेव करना है। तो हमारे हर प्रोसेस की एक लोकेशन होती है। तो जब हम IIS सर्विस इंस्टॉल हो रहा है तो इसकी भी एक लोकेशन है, वो लोकेशन है इन अ सी ड्राइव inet pub। ये जो फोल्डर है ये फोल्डर आपका कब आएगा, जब आपके वेब सर्वर IIS इंस्टॉल हो जाएगी। तो मैंने इसलिए पहले वेब सर्वर IIS इंस्टॉल करा था, देन दिस फोल्डर इज कमिंग। इनसाइड दिस फोल्डर ये आपकी डिफॉल्ट वेबसाइट है, आई एम डिलीट दिस वेबसाइट एंड पेस्ट न्यू वन। और मैंने नई वेबसाइट के कोड को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। नाउ यू कैन सी कि अब आप अगर अपनी सर्वर के पब्लिक आईपी से एक्सेस करेंगे तो आपकी ये वेबसाइट एक्सेसिबल हो जाएगी। कॉपी एंड पेस्ट, क्लियर। ये मेरा पहला सर्वर रेड हो गया। तो मैनुअली मैंने इस पे क्या करा, IIS इंस्टॉल करा, मैनुअली मैंने पासवर्ड चेंज करे हैं, मैंने खुद से ही वेबसाइट कॉपी पेस्ट करी है। तो सारा काम मैंने मैनुअली करा है। सपोज करो पूरा प्रोसेस करने में मेरे को 2 आवर्स लगे। अब मुझे 100 सर्वर्स बनाने, तो मैं क्या करूंगा, पहले तो सर्वर लॉन्च करूंगा, फिर लॉगिन करूंगा, फिर पासवर्ड चेंज करूंगा सर्वर पे जाके, फिर वेब सर्वर IIS इंस्टॉल करूंगा, फिर वेबसाइट कॉपी पेस्ट करूंगा, फिर फाइल एंड फोल्डर्स बनाऊंगा। हर सर्वर पे यही करने पड़ेंगे कि मैं अगर आपको 100 लैपटॉप दे दूं, मैंने कि इस पर ये वाला काम करो, तो हर लैपटॉप को 1 बाय 1 ऑन करके ये सारा वर्क करोगे तो टाइम लगेगा। बट मैं चाहता हूं कि ऑलरेडी सारे लैपटॉप पे एक साथ ही ये सारा काम हो जाए। तो उसके लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे जो काम चाहिए पहले मुझे उसकी क्लोनिंग करनी पड़ेगी। यस और नो। तो कहते हैं ना, एक बंदे का खाना बनाना है 100 लोगों का बनाना है, तो दोनों में क्या फर्क है। 100 लोगों का खाने के लिए हम सब्जी एक ही बार बनाएंगे तो टाइम बचेगा, एक एक करके ही बना सकते हैं। यस और नो। बट उसमें क्या हालत होगी, वो इतनी गर्मी में, आप लोग पीजी में रह रहे हैं पता लग रहा होगा, नहीं पता लग रहा है, टिफिन आ जाता है ना। सर्विस यूज कर रहे हैं ना भाई, सर्विस नहीं होती तो कोई बात नहीं। तो गाइस सबसे पहले मैं कर रहा हूं हाउ टू क्रिएट कस्टम EMI। तो कस्टम EMI अगर आपको क्रिएट करनी है तो कस्टम EMI क्रिएट करने के लिए आपके पास ऑप्शंस है, सिलेक्ट द सर्वर, जिस भी सर्वर की आपको EMI बनानी है। और EMI बनाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। यहां पर देखिए आपके पास 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, रिसेंट एंड क्विक स्टार्ट। सेकेंडली EMI, यहाँ पर आपकी करंटली कोई भी EMI नहीं है, तो आप जो भी कस्टम EMI बनाएंगे वो आपको इस EMI के अंदर डिस्प्ले होगी। तो नाउ हाउ टू क्रिएट कस्टम EMI, क्लिक ऑन इंस्टेंसेस एंड सिलेक्ट इंस्टेंसेस, जिस भी सर्वर की आपको इमेज बनानी है। नाउ एक्शंस एंड गो टू इमेज एंड टेम्पलेट्स एंड क्रिएट इमेज। गिव द इमेज लाइक अ माई कस्टम EMI। एक्शन में गए थे, वहां पे इमेज, एंड गाइस देन क्रिएट इमेज। तो ये तो हो गया, इमेज बन रही है। तो जब तक मेरी इमेज बन रही है, सेकंड पॉइंट आता है कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या करी, अपनी लैब को एग्जीक्यूट कराने के लिए एक इमेज बना ली। गॉट इट। अब इमेज बनाने के बाद सेकंड ऑप्शन आता है कि मेरे को 2 चीजें बनानी है, एक बनाना है लोड बैलेंसर और एक मुझे बनाना है टारगेट ग्रुप। गॉट इट। यानी कि और लोड बैलेंसर के साथ मैं अटैच करूंगा टारगेट ग्रुप को, एंड टारगेट ग्रुप के अंदर मैं ऐड करूंगा सर्वर्स को। यानी कि मेरी जो रिक्वेस्ट आएगी वो सबसे पहले रिक्वेस्ट कहां आएगी, लोड बैलेंसर पे। तो दिस इज माय लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर को मैंने बताया था कि यू कैन फॉरवर्ड दिस रिक्वेस्ट इन अ टारगेट ग्रुप।
और टारगेट ग्रुप के अंदर मैं ऐड कर रहा हूं इंस्टेंसेस, कि हम लोड बैलेंसर को बता रहे हैं कि आपके पास अगर ट्रैफिक आ रहा है तो उस ट्रैफिक को आप कहां पर रीडायरेक्ट करोगे, टारगेट ग्रुप। और टारगेट ग्रुप को मैंने बताया कि यू कैन रीडायरेक्ट दिस ट्रैफिक टू अ सर्वर, यानी कि अब मेरा जो पब्लिक ट्रैफिक है वो डायरेक्ट मेरे सर्वर पे ना जाके एक 3 लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो यहाँ पर मेरी एक सिक्योरिटी बाउंड्री भी आ गई कि डायरेक्ट मेरे सर्वर तक कोई भी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि मेरी पब्लिक ट्रैफिक, पब्लिक रिक्वेस्ट लोड बैलेंसर पर ही हिट कर रही है, वो मेरे सर्वर्स पे जा नहीं रही। बट मुझे यहाँ पर बताना पड़ रहा है लोड बैलेंसर। अब एक बात बताइए गाइस कि सपोज करिए दिस इज आवर फ्लोर नंबर 3, दिस इज फ्लोर नंबर 2 और दिस इज फ्लोर नंबर 1। अगर मैं किसी को भी फ्लोर नंबर 1 पे ब्लॉक कर देता हूं तो क्या वो 3rd पे पहुंच पाएगा? और 2 पे ब्लॉक कर देता हूं तो, और 3 पे ब्लॉक कर देता हूं, यानी कि वो जो सर्विस है वो तीनों जगह से अलाउड होनी चाहिए। तो हमारी जो वेबसाइट एक्सेस होती है वो होती है HTTP प्रोटोकॉल से एंड पोर्ट नंबर 8। हमें तीनों जगह पे ये प्रोटोकॉल्स अलाउ रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपके लाइक आप 3rd फ्लोर पे रहते हैं, आपको ग्राउंड फ्लोर पे जाना है, बिटवीन दिस 3 दरवाजे हैं, 3 डोर्स हैं, अगर तीनों में से एक भी डोर बंद हुआ तो आप एग्जिट नहीं हो पाएंगे, यानी कि आपकी आइडेंटिटी तीनों डोर से एग्जिट होनी चाहिए। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है कि अगर यहाँ पे आपका प्रोटोकॉल या कुछ भी मैनेजमेंट मिसमैच हुआ तो आपका कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश नहीं होगा और आपकी जो सर्विसेज है वो वर्क नहीं करेगी। तो नाउ सबसे पहले वी हैव क्रिएट अ टारगेट ग्रुप, देन क्रिएट अ लोड balancer. So how to create target group? I'm just go to EC2. So guys मैं EC2 सर्विस के अंदर ही काम कर रहा हूँ। Now you can see end of the EC2 option is coming the load balancer, और load balancer के नीचे ऑप्शन आ रहा है target group. Now click on target group and create target group. एंड यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि आप जो एप्लीकेशन चाहते हैं वो किसके बेस पे चाहते हो। मैं चाहता हूँ इंस्टेंसेस। इंस्टेंसेस का मतलब है मेरे सर्वर्स। टारगेट ग्रुप नेम इज लाइक अ माई SERVERS servers TG. You can give the any name. Which protocol? HTTP, and VPC. I'm using a default network. Got it? So default VPC मैंने बनाया है। Now next and create. तो यहाँ पे देखिए सर्वर आ रहा है। आई एम नॉट एडिंग एनी सर्वर, मैं अभी कोई भी सर्वर ऐड नहीं कर रहा हूं। एंड नाउ क्रिएट अ टारगेट ग्रुप। तो गाइस मैंने यहाँ पे टारगेट ग्रुप बना दिया। नाउ टारगेट ग्रुप बनाने के बाद अब मैं बनाऊंगा लोड बैलेंसर एंड अटैच दिस टारगेट ग्रुप विद लोड बैलेंसर। नाउ आई एम जस्ट गो टू द लोड बैलेंसर एंड इस बार मैं लोड बैलेंसर बना रहा हूं एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर वर्क एज अ and work on HTTP and HTTPS. So now click on load balancer and application load balancer. Give the name is my project LB1. मैंने नाम दे दिया इसका प्रोजेक्ट लोड बैलेंसर 1। यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रहे हैं। एक आ रहा है इंटरनेट फेसिंग, दैट मींस व्हेन अगर आप इंटरनेट फेसिंग लोड बैलेंसर लेते हैं तो वर्ल्ड वाइड आप अपने रिसोर्सेज को कहीं भी किसी भी लोकेशन पे एक्सेस कर सकते हो। लेकिन इफ यू कैन सिलेक्ट इंटरनल इज एक्सेस विद इन अ क्लाउड और लैन नेटवर्क। तो नाउ मैं इंटरनेट फेसिंग में चाहता हूं कि आप सभी लोग अपने मोबाइल फोन पे एक्सेस करें। सो आई एम यूजिंग अ इंटरनेट फेसिंग। नाउ द आई एम सिलेक्ट IPv4 एड्रेसेस, देन डिफॉल्ट VPC, डिप्लॉय सर्वर। मैं चाहता हूं जो भी सर्वर्स है मैं जॉन A एंड जॉन B में डिप्लॉय कराऊंगा। देयर द 3 data centers available, 3 Johns is available in this Singapore location. Now security group, I am create a one security group with the name of scaling security group. That means कि मैंने सारे के सारे प्रोटोकॉल अलाउड कर दिए। Now listener and routing कि आपका कहां से लिसन करेगा और कहां पे रूट करेगा ट्रैफिक को लोड बैलेंसर। तो पोर्ट नंबर 80 से वो लर्न करेगा और रूट कहां पे कर देगा, टारगेट ग्रुप के ऊपर। देन समरी एंड क्रिएट लोड बैलेंसर एंड व्यू लोड बैलेंसर। सो गाइस यहां पर मैंने अपना लोड बैलेंसर बना दिया, टारगेट ग्रुप भी मैंने क्रिएट कर दिया। नाउ AMIs भी हम देख लेते हैं। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन AMIs। मेरी AMIs भी यहां पर बन चुकी है। नाउ इंस्टेंस मेरा एक सर्वर रनिंग है, मैं इसको भी टर्मिनेट कर रहा हूं।
और टर्मिनेट का मतलब क्या होता है गाइस? डिलीट। यानी कि मेरे पास कोई भी अभी एक्टिव सर्वर भी नहीं है। नाउ गाइस अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास ऑटो स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग के अंदर क्या कंडीशन आएगा? ऑटो स्केलिंग में दो ऑप्शंस आ रहे हैं, एक आ रहा है ऑटो स्केलिंग ग्रुप और एक आ रहा है लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। तो लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन वो कॉन्फ़िगरेशन है जो सर्वर्स ऑटो डिप्लॉयड होंगे। गॉट इट माय पॉइंट? जो सर्वर्स ऑटो डिप्लॉयड होंगे यानी कि फेलियर होने पर या लोड इंक्रीज होने पर। तो हमें उन सर्वर्स की सेटिंग देनी है कि उन सर्वर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आए, कौन सी वेबसाइट आए, कौन सा कीपेयर यूज होना है, क्या प्रोटोकॉल्स अलाउड करने हैं, उनकी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन हमें यहाँ पर एड ऑन करनी पड़ेगी। नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन अ लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन and these are the old one. I'm just delete this launch configuration. Now the create launch configuration. Give the launch configuration is like a my web server. Got it? Now AMI. तो अब यहाँ पे देखिए आपके पास दोनों AMI आएंगी, कस्टम AMI भी आ रही है और डिफॉल्ट AMI भी आ रही है। बट डिफॉल्ट AMI के अंदर तो हमारी सेटिंग ही नहीं है ना, हमारी जो सेटिंग्स है वो सारी कहां पर है? तो हम सिलेक्ट अ कस्टम AMI. Got it the point? तो यानी कि अब जो भी सर्वर बनेंगे वो कस्टम एमआई के थ्रू बनेंगे और कस्टम एमआई पे मैंने ऑलरेडी वेबसाइट क्या कर दी है? ऐड कर चुका हूं। सेकंड इंस्टेंस टाइप यानी कि हार्डवेयर टाइप, और यहां पे कौन सा सिलेक्ट करना है? बताओ यार जोर से। T2.micro, क्योंकि यही मेरा एक फ्री टायर लिमिट के लिए बनाया गया है। IAM आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, सो आई एम जस्ट स्किप, मैं यहाँ पे कोई IAM रोल नहीं कर रहा क्योंकि आगे टॉपिक आएगा तब हम ये बढ़ेंगे। स्टोरेज 30 GB स्टोरेज है, फ्री टायर है, थीम ले लिया। सिक्योरिटी ग्रुप, इट्स क्रिएट अ न्यू सिक्योरिटी ग्रुप, ये अपने आप ही नया बना रहा है बट आई एम सिलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप विद द नेम ऑफ स्केलिंग। आप चाहो तो न्यू में भी रूल क्रिएट कर सकते हो। की पेयर, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे हम? एग्जिस्टिंग की बनी हुई है हमारी या न्यू या प्रोसीड विदाउट अ की पेयर? गाइस यहां पर हम सिलेक्ट करेंगे प्रोसीड विदाउट अ की पेयर। आई नो द पासवर्ड ऑफ AMI, और मैंने बोला था कि अगर आपने पासवर्ड चेंज कर लिया तो की पेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है। की पेयर की रिक्वायर्ड कब है? जब मैं डिफॉल्ट AMI यूज करता। यस और नो? बट मैंने तो अपने जब सर्वर बनाया था, लॉगिन करा था, तो मैंने पासवर्ड चेंज कर लिया था। सो आई एम सिलेक्ट प्रोसीड विदाउट अ की पेयर। गॉट इट एवरीवन? कृपाली, मानवेंद्र सिंह, everyone, is it Yes, clear? sir. Now Yes, sir. I acknowledge and create and launch configuration. और गाइस ये मैंने लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन ऐड ऑन कर दी। नाउ सो हम लोगों ने एज पर द रिक्वायरमेंट कस्टम AMI बना लिया, लोड बैलेंसर बना लिया, की पेयर सिक्योरिटी ग्रुप। नाउ आई एम एडिंग वन मोर सर्विस हियर, इज आई एम एडिंग अ वन इंपॉर्टेंट सर्विस इज SNS। मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड ऑन कर देता हूँ, SNS, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। इसका मतलब क्या है कि मैं चाहता हूं कि मेरे पास कोई भी सर्वर फेल्ड होता है या क्रिएट होता है, व्हाटएवर कुछ भी होता है, मेरे को उसके अलर्ट्स मेरे को या तो मेरे फोन पे मिल जाए या मेरी मेल आईडी पर आ जाए, क्योंकि 24/7 तो मैं बैठ नहीं सकता यहाँ पर। तो सर्वर अगर कभी भी फेल होगा तो मेरे पास एक मेल आ जाए और मुझे पता लग जाए कि मेरा सर्वर नया बना है, तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरा लोड इंक्रीज हुआ है, और अगर मेरा सर्वर डाउन हुआ है तो भी मेरा पता लग जाएगा, फेलियर हुआ है तो भी मेरा पता लग जाएगा। यानी कि मैं चाहता हूं कॉन्सेप्ट ऑफ नोटिफिकेशन। तो हम पूरे क्लाउड का नोटिफिकेशन कर सकते हैं, बट फिलहाल हम यहाँ पे नोटिफिकेशन ऐड कर रहे हैं फॉर स्केलिंग, और नोटिफिकेशन सर्विस का नाम है SNS। तो कहीं पर भी नोटिफिकेशन का ऑप्शन आता है अगर क्लाउड में, तो आप सारी जगह SNS सर्विस का यूज कर सकते हैं। सो हाउ टू क्रिएट SNS सर्विस? सिंपल सा है, यू कैन गो टू द सर्विस एंड सर्च SNS, simple notification service. Then टॉपिक, क्या क्रिएट करना है? टॉपिक एंड क्रिएट टॉपिक। दो टाइप्स की SNS सर्विसेज है, एक है फीफो और एक है स्टैंडर्ड। फीफो का मतलब है कि आपके पास सीक्वेंस में ही आएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहला जो नोटिफिकेशन है अगर वो आपके पास नहीं आया तो सेकंड भी आपके पास
नहीं आएगा। और स्टैंडर्ड का मतलब है अनसीक्वेंस भी आपके पास आ जाएगा। तो विच वन इज बेस्ट? स्टैंडर्ड यार। अब तुम कहोगे यार पूड़ी वाला नहीं आ रहा, सब्जी वाला तो आ जाए कम से कम, भंडारे में बैठे हो तो। हाँ या ना? अब वो लाइन में लगा दे, नहीं भाई पहले पूड़ी आएगी तब आगे हलवा मिलेगा, बैठे रहो। समझ में आ गया फीफो का मतलब? बताओ और भी एग्जांपल है। नाउ गाइस, तो अलर्ट का नेम मैं दे देता हूँ लाइक माई SCALING स्केलिंग अलर्ट। You can give the any name. And access policy, everyone. Create topic. अब टॉपिक क्रिएट करने के बाद यू नीड अ सब्सक्रिप्शन, कि आप अपने अलर्ट्स कहां पर लेना चाहते हो, मोबाइल फोन पे। सो मोबाइल फोन पे मत लेना, पेडेबल सर्विस है, और मोबाइल फोन पे काफी बड़ी स्क्रिप्ट आएगी, ठीक है ना, जिसको देख के आप बंद कर दोगे। बेटर आप अपनी ईमेल आईडी पे एक्सेस कर लेना। सो मैं भी यहाँ पे ईमेल आईडी पे ले रहा हूँ। तो क्लिक ऑन सब्सक्रिप्शन, क्रिएट सब्सक्रिप्शन, select a topic, select a protocol type email, and give the email ID. iccpinfotech@gmail.com. तो मैंने यहाँ पर iccpinfotech@gmail.com and create subscription, और मैंने यहाँ पे एक सब्सक्रिप्शन क्रिएट करा। इफ यू कैन क्लिक ऑन सब्सक्रिप्शन, तो ये अभी आपका क्या आ रहा है, पेंडिंग आ रहा है। क्यों? क्योंकि सेंड वन वेरिफिकेशन मेल ऑन योर मेल आईडी। सो आई एम जस्ट लॉग इन विद माई मेल आईडी। and confirm the subscription. तो गए देखिए यहाँ पर आपके पास एक AWS नोटिफिकेशन आ रहा है, गॉट इट, और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कंफर्म कर रहा हूँ। अब जैसे मैंने इसको कंफर्म करा, यू कैन सी कि मेरी SNS सर्विस पे मैंने रिफ्रेश करा, और ये यहाँ पर क्या हो गया, कंफर्मेशन। नाउ अब फाइनली आता है कि मेरे पास सारी की सारी चीजें रेडी हो गई, लाइक टारगेट ग्रुप आ गया, लोड बैलेंसर आ गया, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन आ गई, SNS सर्विस भी आ गई। नाउ अब मेरे को बनानी है ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगरेशन। जब मैं ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट करूंगा, सो नाउ वी कैन ऐड ईच एंड एवरीथिंग। ये जो भी चीजें मैंने बनाई है, अब मैं ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर ऐड करूंगा एंड अप्लाई अ पॉलिसीज, और जो टाइप्स की मुझे स्केलिंग चाहिए, वो स्केलिंग की सेटिंग्स में वहां पर अप्लाई करूंगा। तो नाउ हाउ टू क्रिएट ऑटो स्केलिंग। So I'm just go to the EC2, and end of the EC2 service, the auto scaling group is coming. Create auto scaling group. Give the scaling group is my scaling के नाम से। लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, सो हमने एक लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन बनाई थी माई वेब सर्वर्स के नाम से। नाम सिलेक्ट वेब सर्वर। इस लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मैंने लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन का नाम ये रखा था, दिस इज अ कस्टम AMI ID। इस डेट को मैंने बनाया था, सिक्योरिटी ग्रुप ये लिया था, हार्डवेयर टाइप ये लिखा था, और की पेयर मैंने कुछ भी एड ऑन करा ही नहीं है। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। उसके बाद वो पूछा है ना नेटवर्क, आप किस इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो अगर आपको बताऊं कि VPC में भी मैंने डिफॉल्ट VPC यूज करा था जब मैंने लोड बैलेंसर बनाया था। तो नाउ आई एम सिलेक्ट लोड बैलेंसर। मैं चाहता हूं मेरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इधर या तो जोन A में डिप्लॉय हो या जोन B में हो। तो मैंने अपने दोनों डेटा सेंटर, यानी कि मैं यहाँ पे मल्टी जोन डिप्लॉयमेंट कर रहा हूँ, गॉट इट। 2 जोन्स ले रहा हूँ, दैट मीन्स मल्टी जोन डिप्लॉयमेंट कर रहा हूँ। और सिंगल जोन लेता तो सिंगल जोन, बट सिंगल जोन लेता और मेरा जोन ही क्रैश कर गया तो मेरा सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है मल्टी जोन डिप्लॉयमेंट। नेक्स्ट, लोड बैलेंसर। तो आप लोड बैलेंसर अटैच करना चाहते हो या नहीं करना चाहते? डेफिनेटली मैं तो लोड बैलेंसर अटैच करना चाहता हूं। तो अटैच एंड एग्जिस्टिंग। कौन सा लोड बैलेंसर था हमारा? क्लास से एक एप्लीकेशन था,
Now select a target group, my servers. Health check आपस में 100 सेकंड्स में लोड बैलेंस और ये अपनी कनेक्टिविटी को चेक करेंगे. Now next स्केलिंग सेटिंग्स, ये आपकी स्केलिंग पॉलिसी. मैं चाह रहा हूं कि मिनिमम डिजायर कैपेसिटी और मिनिमम, यानी कि डिजायर का मतलब कि इतनी तो रहेगी रहेगी, और मिनिमम भी 2, यानी कि मुझे मिनिमम 2 सर्वर्स तो रिक्वायर्ड है. और मैक्सिमम कितने बन सके, अगर आप 1000 डालेंगे तो 1000 सर्वर मैक्सिमम बन जाएंगे. मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ कि मैक्सिमम 10, यानी कि 2 + 8 = 10, यानी कि मैक्सिमम 10 सर्वर मेरे पास एक्टिव रहे. क्योंकि अगर मैंने 1000 डाल दिया, अगर कोई लूपिंग आई या कोई अटैक आया तो मेरे तो सर्वर बनते ही चले जाएंगे. क्योंकि मेरी तो जैसे स्केलिंग होगी मुझे तुरंत आना भी है और चेक भी करनी कि क्या रीजन है कि ऐसा कौन सा लोड आया, जेन्युइन लोड आया या किसी ने अटैक करा. तो वो चीजें भी मुझे क्या करनी पड़ेंगी, यहाँ पर मॉनिटर्स करनी पड़ेंगी. तो मैं चाह रहा हूँ कि मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 10 सर्वर्स बने. ना स्केलिंग पॉलिसीज, अगर आप स्केलिंग पॉलिसीज लगाना चाहते हो, नहीं तो मैं तो लगाना चाहता हूँ, लाइक आई एम जस्ट इनेबल द टारगेट ट्रैकिंग पॉलिसी, एवरेज सीपीयू यूटिलाइजेशन ऑफ ईच सर्वर 80%, नीड इंस्टेंस विद इन 60 सेकेंड. मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ कि मेरे को विद इन 60 सेकेंड में सर्वर की इंस्टेंस की नीडेड होगी अगर मेरा सर्वर 80% सीपीयू यूटिलाइजेशन क्रॉस करता है. यानी कि मैं कितनी डिजायर कैपेसिटी ले रहा हूं, 2. दोनों सर्वर का अगर 80% क्रॉस होता है तो विद इन 60 सेकेंड के अंदर मेरे को एक और सर्वर एड ऑन हो जाए, यानी कि 2 की जगह वहां पे क्या हो जाएंगे, 3. तीनों का अगर 80% क्रॉस होता है देन 1 मोर एड. और इफ लेस देन 80% जाता है, जो भी एक्टिव सर्वर्स हैं उनके लेस देन 80% आता है तो ऑटोमेटिकली इसको रिमूव भी कर देगा. नाउ नेक्स्ट नोटिफिकेशन अलर्ट्स आप चाहते हैं सर, या मैं चाहता हूं ऐड नोटिफिकेशन एसएनएस सर्विस. सिलेक्ट एसएनएस सर्विस, माई स्केलिंग अलर्ट के नाम से बनाया था. किस चीज के चाहते हैं, कोई सर्वर लॉन्च हो या टर्मिनेट हो या फेल्ड हो लॉन्चिंग के टाइम. तो मैं कहता हूं कि या तो मेरा टर्मिनेट डिलीट होता है या मेरा कोई नया बनता है, इन्हीं 2 चीज के मेरे को क्या मिले, अलर्ट्स मिले. नेक्स्ट टैग. सो टैग के लिए मैंने आपको बताया था, यू कैन गिव द एनीथिंग, लाइक का मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ माई स्केलिंग VM एंड एड टैग न्यू इंस्टेंस. मैं चाहता हूं कि सेम नेम अगर कोई भी नया सर्वर अपने आप बन के आए तो उस पर भी यही नाम ऐड होके आए. नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट, दिस इज अ समरी एंड क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप. तो इस पूरे सिनेरियो में मैंने कहीं पर सर्वर बनाया है गाइस, मैंने कहीं पर कोई सर्वर बनाया है इस पूरे प्रोसेस में. गाइस एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी आप स्केलिंग करोगे तो कभी भी आपको मैनुअल सर्वर्स बनाने ही नहीं है. गॉट इट माय पॉइंट. यहाँ पर सर्वर्स ऑटोमेटिकली ही क्रिएट होंगे, मैनुअल सर्वर्स आपको कहीं पर भी बनाने ही नहीं. नाउ अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं इंस्टेंसेस में आके कि वहां पर जो एक एक्टिव था वो भी मैंने टर्मिनेट कर दिया था. नाउ यू कैन सी कि वहां पर अपने आप ही मेरे सर्वर्स बनने स्टार्ट हो गए होंगे माई स्केलिंग VM के नाम से. क्लियर. नाउ वन मोर थिंग, आई एम जस्ट क्लिक ऑन इंस्टेंसेस. अगर आप वेबसाइट एक्सेस करना चाहते हैं तो दिस इज अ URL. इस URL से आपकी वेबसाइट एक्सेस होगी. बड़ा पॉइंट आता है सर इतना बड़ा URL हम तो याद ही नहीं रखते, हमें तो गिनी चुने 3 वर्ड का URL चाहिए, youtube.com. यस और नो. तो इतना बड़ा URL पे वेबसाइट कौन एक्सेस करेगा. तो इसका भी सॉल्यूशन है रूट 53, कि अगर मैं रूट 53 का यूज करता हूं तो मैं अपनी वेबसाइट को अपने डोमेन के नेम से एक्सेस कर सकता हूं. सो नाउ गाइस आई एम ऑलरेडी बाय अ वन डोमेन फ्रॉम फ्रीनोम. मैंने यहां से एक डोमेन बाय करा हुआ है एंड डोमेन नेम इज iccpinfo.ml. नाउ मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं ये डोमेन अपने रूट 53 के अंदर क्या करूंगा, रजिस्टर्ड करूंगा. तो नाउ आई एम जस्ट गो टू द AWS सर्विस एंड सर्च इन रूट 53.
एंड होस्टेड जॉन, यहाँ पर ऑलरेडी मेरा ये डोमेन रजिस्टर्ड हो रखा है, माई इंडिया ऐप डॉट टी के, ये रजिस्टर्ड हो रखा है ना। हम एड वन मोर डोमेन, सो हम क्लिक क्रिएट होस्टेड जॉन, गिव द डोमेन नेम इज क्या था, iccpinfo.ml. And guys, this is a public. You can buy domain either a GoDaddy or either you can AWS or whatever, आप कहीं से भी buy कर सकते हो. And create hosted zone. जब hosted zone हो जाएगा, give you the domain name server name. ये आपको name servers वहां पर अपडेट करने पड़ेंगे जहां से आपने domain buy करा है. Got it the point? और ये domain कहां से buy करा था? Freenome से. So I'm just go to Freenome and click on this domain name. And click on manage tools and name server custom, and यहाँ पे आके मैं चारों नेम सर्वर्स वन बाय वन कॉपी एंड पेस्ट कर दूंगा. लास्ट का डॉट नहीं आएगा गाइस, ये रिमेंबर रखना. डॉट रिप्रेजेंट करता है आपके रूट को, तो मैं रूट नहीं बनाना चाहता, मैं यहीं पर स्टॉप करना चाहता हूँ इसको. एंड चेंज नेम सर्वर. अभी अंडर प्रोसेस चल रहा है, जस्ट वेट. नाउ गाइस, जब ये मेरा डोमेन एड ऑन हो जाएगा, उसके बाद मुझे क्या क्रिएट करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे बनाने पड़ेंगे रिकॉर्ड. क्या क्रिएट करने पड़ेंगे? और रिकॉर्ड्स के लिए क्लिक ऑन क्रिएट रिकॉर्ड एंड गिव द नेम कि मैं चाहता हूँ मेरी जो वेबसाइट है वो एक्सेस हो लाइक www.iccpinfo.ml के नाम से. नाउ क्लिक ऑन एलियास रिकॉर्ड, route traffic through a load balancer. So I'm select the application load balancer in which region? Singapore. Now select a load balancer URL, project LB1 के नाम से था, and now click on create record. And guys, मैंने यहाँ पे successfully record. आप इसी को multiple name से भी access कर सकते हैं. अगर आप चाहते हो किसी अदर नेम से भी एक्सेस करना, तो आप इसी का नाम लाइक US डॉट, तो आप एक ही वेबसाइट के मल्टीपल नेमिंग रख सकते हो. नाउ आई एम जस्ट गो टू द फ्रीनोम, और अभी मेरे नेम सर्वर अपडेट नहीं हुए गाइस, और जब तक मेरे नेम सर्वर अपडेट नहीं होंगे मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा. एवरीवन, इज इट क्लियर? अभिषेक, अक्षित, अवनीश, यस सर. कृपाली, जाहिद. सर. तो वेट गाइस. सो आज हम लोगों ने एक साथ काफी सारी चीजें कवर करी हैं गाइस. कस्टम एमआई, लोड बैलेंसर, ऑटो स्केलिंग, रूट 53, की पेयर ग्रुप, एसएनएस सर्विस. तो मल्टीपल चीजें हमने एक साथ यूज करे हैं. दिस इज अ कॉम्बिनेशन. तो आप वही देख रहे हैं कि स्टार्टिंग से बेसिक से चल रहे हैं और हम एक एक करके हर चीज उनका एड इन कर रहे हैं. तो चलिए गाइस, एक काम करते हैं, जब तक ये मेरा अपडेट हो रहा है, मैं क्या करता हूँ, मैं आपको कुछ और चीजें दिखा देता हूँ. नाउ कि मैंने आपको बताया था कि हमने ये सर्वर बनाया है, उस सर्वर के अंदर मैंने बताया था कि अगर हमारा कोई भी फेलियर होता है, गॉट इट माय पॉइंट,
मेरा अगर कोई भी फेलियर होता है तो अगर मैं इन सर्वर्स को डिलीट कर देता हूँ, सपोज ड्यू टू एनी रीजन माय सर्वर इज क्रैश, तो स्केलिंग अगर हमने करी हुई तो क्या होना चाहिए, अपने आप ही सर्वर मेरे बन के, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, क्लियर। बट मेरी सर्विस रुकेगी नहीं, मेरी सर्विस तब भी काम करेगी। और अगर मेरा लोड इंक्रीज होता है तो भी मेरे सर्वर्स क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली। अगर आप ये लैब करते हो तो आप सर्वर डिलीट करते रहना, सर्वर्स अपने आप बनते रहेंगे। आपको अगर ये प्रोसेस रोकना है तो आपको ऑटो स्केलिंग ग्रुप डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर हमने डिजायर कैपेसिटी 2 डाल रखी है। आप 2 सर्वर डिलीट कर दोगे, विद इन अ मिनट वो क्या करेगा, दोबारा से नए सर्वर्स बना देगा। तो आपने सोचा डिलीट कर दिया, मैं एग्जिट कर देता हूँ अब अपना अकाउंट, बट वो ऑटो डिप्लॉयमेंट होके दोबारा से सर्वर क्रिएट हो जाएंगे। तो आप जब तक स्केलिंग अपनी डिलीट नहीं करोगे, जब तक आपके सर्वर्स बनना रुकेंगे नहीं, आप डिलीट करते रहो, वो ऑटोमेटिकली बनते रहेंगे। तो चलिए पहले रूट 53 देख लेते हैं। Just go to Freenome. तो क्या देखिए, मेरी वेबसाइट अप टू डेट हो चुकी है। अगर आप iccpinfo.ml करें तो यहाँ पे अभी एरर आ रहा है 503 सर्विस टेम्परेरी अनअवेलेबल। इसका रीजन क्या है, क्योंकि मैंने अपने दोनों सर्वर्स को डिलीट कर दिया था। रियल टाइम में कभी भी दोनों नहीं होंगे, एक ही होगा एक बार में फेल्ड, ठीक है। तो लोड बैलेंसर है तो लोड बैलेंसर दूसरे सर्वर पे रिडायरेक्ट कर देगा, बट हमने यहाँ पे दोनों कर दिए हैं। तो यहाँ पर टेम्परेरी अनअवेलेबल आ रहा है, यू कैन जस्ट वेट फॉर मिनट। और देखिए यहाँ पर मेरी वेबसाइट दोबारा से क्या हो गई, लाइव हो गई। और किस नाम से हो रही है, जो हमने डोमेन ऐड करा। आप अपने मोबाइल फोन पे चेक कर सकते हैं, करिए चेक। अब ये मत बोलना नेटवर्क नहीं आता है। किस किस का डायलॉग है, हमारा डायलॉग है। गाइस चेक करिए iccpinfo.ml, www.iccpinfo.ml। और वो वेबसाइट एक्सेस होने का सबसे बड़ा रीजन है कि वहां पे देखिए आपका सर्वर ऑटोमेटिकली डिप्लॉय होके आ चुका है एक और। आई एम जस्ट क्लिक ऑन रिफ्रेश, तो आप देखिए यहाँ पे रनिंग में सर्वर आ चुका है आपका एक, ऑटोमेटिकली आ गया। बट पहले वाले सिनेरियो में अगर डिलीट हो गया तो सर्वर्स ऑटो डिप्लॉयड नहीं होंगे। सो इट इज अ बेनिफिशियल। आपको लगता है कि ये टेक्नोलॉजी आने से बेनिफिट है, नहीं हो रही एक्सेस, वहां तो हो रही है। सरकारी फोन पे सब कुछ चलता है, ये तो इन लोगों के महंगे फोन है ना, इसलिए नहीं चल रहा है। अभी रिसेंट रिचार्ज कराया इन्होंने। एक्सेस हो रहा है नहीं हो रहा गाइस? रहा है, हो गया सर। हो गया, चलो। Kipali got it everyone? तो नाउ गाइस हमारे EC2 सर्विस में और भी कुछ चीजें बताने वाला हूं। तो वेबसाइट से रिलेटेड यही था। नाउ कि आई एम जस्ट, थैंक यू गाइस। सो